सोचो कि आप समुंदर में अकेले हो तो आप क्या करेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है। ब्रैंडन जागता है और महसूस करता है कि यह एक भयानक सपना था। उसका काम है गवर्नर की बेटी एवा के लिए बॉडीगार्ड करना, और उसने अपनी माता की सुरक्षा नहीं करके अंदर ही अंदर खुद को दोषी समझा है। ब्रैंडन और एवा हवाई एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, जहां एवा अपने दोस्तों जैड और काइल से मिलती है। वे साथ में एक यात्रा पर जा रहे हैं और लड़के खुश नहीं है कि ब्रैंडन भी साथ आ रहा है, पर एवा बताती है कि उसका पिता बिना सुरक्षा के उसे जाने नहीं देता। जब वो हवाई जहाज में चढ़ते हैं तब एवा और लड़के पीछे बैठ जाते हैं गोपनीयता के लिए, और एवा को लगता है कि इतनी कम लोगों के लिए यह उड़ान अजीब है। कुछ देर बाद हवाई जहाज में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, लेकिन इसे सामान्य माना जाता है। कुछ ही देर बाद हवाई जहाज फिर से हिचकिचाता है और एक इंजन गर्म दिखाई देता है। पायलट यात्रीगण को बताता है कि उन्होंने गलती से कुछ पक्षियों को मारा है और कोई चिंता की बात नहीं है, पर कुछ ही देर बाद हवाई जहाज फिर से हिचकिचाने लगता है और एक इंजन आग लग जाता है। उसी समय पायलट सभी से कहता है कि अपनी सीट बेल्ट बंद करें, और जब सभी अपनी जान की चिंता करते हैं तो एक इंजन का हिस्सा टूटकर जहाज के किनारे तक पहुंच जाता है, एक यात्री को मार देता है। दीवार में दरार से दबाव का बदलाव हो जाता है और सब कुछ हवाई जहाज के अंदर उड़ने या हिलाने लगता है। सारे बैग से गिर जाते हैं और लोगों के सिर पर लगते हैं। यात्रा करने वाले जो अपनी सीट बेल्ट बंद नहीं किए थे, उन्हें उनकी सीट से धकेल दिया जाता है और जहाज के अंदर फैले जाते हैं। हालांकि वे दूसरों के हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ही सेकंड्स में एक दीवार उड़ जाती है और जहाज के एक बड़े होल को बनाती है, जिससे बहुत सारे लोग अपनी मौत की ओर उड़ जाते हैं। ब्रैंडन एक उड़ने वाले आदमी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हवा इतनी ज्यादा तेज होती है कि वह आदमी भी उड़ जाता है। एक और आदमी कोशिश करता है कि सीटों को पकड़ ले, हालांकि लोहा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता और कुछ सीट्स अब भी उस पर हैं। एक उड़न सहायक एक आदमी की मदद करने की कोशिश करता है जो गिरने वाला है, लेकिन अंत में वह भी उसके साथ गिर जाता है। अधिकांश यात्रा करने वाले को खोने के बाद हवाई जहाज बड़ी तेजी से गिरने लगता है और समुद्र में गिर जाता है, जहां पानी तुरंत उससे भरने लगता है। जबकि ब्रैंडन को लोहे का एक टुकड़ा से चोट लग जाती है। सीट पर काबू करते हुए लोगों को आगे धकेल दिया जाता है और उनसे बहुत सारे यात्रियों की मौत होती है। कुछ मिनट तक हवाई जहाज डूबता है और अंत में एक स्थिर हो जाता है जब ये समुद्र के नीचे फंस जाता है। एक एयरलॉक पीछे बन जाता है, इसलिए आवा और उसके दोस्त, साथ ही उड़न सहायक दानिलो, बच जाते हैं। परंतु काइल का हाथ टूटा हुआ है। समाज को पानी की तरफ चिंता से देखते हुए ग्रुप को अजीब आवाजों के बारे में फिक्र है। अचानक ब्रैंडन बाहर आता है। रोजर और उनकी दादी मार्टी को सुरक्षित क्षेत्र में लेकर आता है। मार्टी बेहोश है। इस पर डैनिलो चेस्ट कंप्रेशन शुरू करता है। थोड़े ही लंबे समय में मार्टी होश में आती है। रोजर उनके दादाजी के बारे में पूछती है और ब्रैंडन दुख भरे दिल से उन्हें बताता है कि उनका दादाजी नहीं बच सके। संकट ग्रुप में फैल जाता है, जिससे ब्रैंडन को सबको संभालने के रूप में आगे बढ़ना पड़ता है। हवादार में मौजूदगी एक समय एक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए वे शांत रहना और बचाव के लिए इंतजार करना होगा। एवा अपना फोन चेक करती है, लेकिन पानी के नीचे कोई नेटवर्क नहीं मिलता। उसने प्लेन में के होल से बाहर तैरने की सलाह दी, लेकिन ब्रैंडन समझाता है कि उनकी बचने की संभावना बहुत कम है, इसलिए वे स्थित रहना और इंतजार करना होगा। डैनिलो उन्हें बताते हैं कि हवाई जहाज के पायलट्स ने लगभग दुर्घटना से पहले मदद के लिए बुलाया होगा, इसलिए मदद जल्द ही आने वाली है। ब्रैंडन अनुवादित है कि सुरक्षा के लिए बैकअप ऑक्सीजन का महत्व है, बस एक सुरक्षा के तौर पर। डैनिलो बताता है कि हवाई जहाज के पिछले हिस्से में 2 टैंक हैं आपदाओं के लिए, लेकिन जब उन्हें देखा तो वे खाली पाते हैं। उसी समय शहीद याद करती है कि एक यात्री के पास एक चिकित्सा ऑक्सीजन टैंक था, इसलिए ब्रैंडन खुद को ढूंढने के लिए उठ जाते हैं। जब वो निकलने को तैयार होते हैं तो शहीद उनसे पूछता है कि उनके पति का टोपी भी ले आएं। ब्रैंडन डूब जाता है और कॉरिडोर से तैरता है। जब वो उन यात्रियों की यात्रा करते हैं जो अपनी कुर्सी पर मर चुके हैं, तो वे पति का टोपी पाते हैं और उसे ले लेते हैं। कुछ और समझ भूल जाते हैं। फिर वो ऑक्सीजन टैंक को भी ढूंढ लेता है और उसे इस्तेमाल कर लेता है। होली की जंच करने से पहले वह किसी और चीज को ढूंढने के लिए और भी इंतजार करता है, जिसे वो चौक में ले जा सकता है। उस पर तभी एक शार्क की हमला होती है जो छेद के माध्यम से अंदर आता है। जीव अपने घूंट पर ब्रैंडन को काट लेता है और वो इसके खिलाफ संघर्ष करता है, अपनी सबसे अच्छी कोशिश करके इसे अपने से हटाने की कोशिश करता है। इस बीच समूह चिंता में पड़ जाता है, क्योंकि वे पानी में गिरहर उछाल देखते हैं जो कुछ हो रहा है का सूचक होता है। अचानक 11 गायब हो जाते हैं और ब्रैंडन दोबारा पानी के ऊपर आता है, दूसरों को कहते हुए कि वे दूर रहें, जबकि उनके शरीर पर गंभीर चोट लगती है। गहरी सांस लेने के बाद वे दूसरों को ऑक्सीजन टैंक और टोपी देते हैं और आवा से माफी मांगते हैं। फिर वो पानी में खींचा गया और समूह देखता है जब जीव आदमी को खाता है। भयभीत समूह कर्मचारी क्षेत्र में छुपने के लिए वापस जाता है और सहमति से संभालने का फैसला करते हैं, जैसे ब्रैंडन ने कहा था। फिर मार्टी कहती है कि वो काइल के हाथ का ध्यान रखेगी। वो वैंकलिन युद्ध में एक नर्स थी और उसने अपने पति से मिलने के लिए ऐसे ही खेल गया था। जब मार्टी हड्डी को जगह पर दबाती है तो काइल दर्द से चीख उठता है और कुछ मोटी मैगजीन्स और पट्टियों का उपयोग करके वो बाहर के लिए एक पुराना करवट बनाती है। एक हेलीकॉप्टर गिरहर में उड़ान भर रहा है, विमान के गिरने के तलाश में। उन्हें सबसे पहले आदेश है, क्योंकि उन्हें पता है कि गवर्नर की बेटी शिकार में शामिल है, लेकिन अब तक वे बचाव की तरफ कुछ भी नहीं देखते।
वे कुछ क्री सुनते हैं और कुछ देर के लिए विमान हिलता है, जिससे ये दर्शाता है कि यह फिर से गिर सकता है किसी भी समय। जेड 2 सताहिक में बदल गया है और डैनियलो ने ब्रैंडन द्वारा लाए गए ऑक्सीजन टैंक को खोल दिया है। उस समय वे पानी को लाल होता हुआ देखते हैं और उन्हें यह शब्दों को सुनने में आता है कि जीव आदमियों को खाने के लिए मछली आई है। अचानक विमान थोड़ा हिलता है और वे समुद्र में मछली को देखते हैं, जबकि वे बिना संबंधित विमान के भागों को हिलाते हैं। रोसा बहुत डर गई है और आवा उसे कहती है कि चिंता न करें, क्योंकि वह यकीन है कि उन्हें बचाया जाएगा। हालांकि हेलीकॉप्टर अब तक कुछ भी नहीं मिला और अब उनके पास बहुत कम फ्यूल बचा है। समूह पानी के स्तर का हिसाब रखता है और उनका अनुमान है कि पानी पीछे 3 या 4 घंटे तक नहीं पहुंचेगा। पर जैसे ही वो सोचते हैं कि सब ठीक है, विमान का धक्का लगा और वो एकदम से झूलने लगता है, कुछ मिनट तक स्लाइड करते हुए, और कई चट्टानों को गिरा देता है जब तक वो फिर से अटक नहीं जाता। भगवान का शुक्र है, समूह चिपक कर टिकता है और किसी को चोट नहीं लगती। लेकिन यह नया कोन विमान के अंदर पानी के स्तर को तेजी से बढ़ा रहा है। क्योंकि सागर के नीचे की भूमि भरोसेमंद नहीं है, इसलिए समूह सहमत है कि उनके पास विमान से बाहर तैरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उन्हें मछलियों को भटकाने का कोई तरीका ढूंढना होगा, और रोसा कहती है कि उसने स्कूल में सीखा था कि मछलियों को फूफे पसंद नहीं होते। फिर भी इतना लंबा समय सांस रोकने की संभावना है, और काइल अचानक कुछ याद करता है। कुछ यात्री स्कूबा सामान के साथ यात्रा कर रहे थे, डानिलो बताता है। वह चीजें भारी में हैं और उन्हें पहुंचने का एक हैच है, लेकिन ऑक्सीजन टैंक शायद खाली हैं, अन्यथा उन्हें विमान में अनुमति नहीं मिलती। आवा को लगता है कि बाकी स्कूबा सामान अब भी उपयोगी हो सकता है, लेकिन जेड बहुत निराशावादी है। तो आवा भारी है कि उसे पेशाब आना है और वह बाथरूम में छुप जाती है, जहां वह विमान के कंकड़ सुन लेती है। जब वो बाहर आती है, आवा रोसा को सिखाती है कि बाहर डर लगने में कोई बात नहीं है। उस समय हेलीकॉप्टर के पास सिर्फ 15 मिनट का फ्यूल बचा है। वे अंततः विमान के उत्सर्जित हिस्सों को ढूंढ लेते हैं, तो SO2 डाइवर्स पानी में कूदकर शोध शुरू करते हैं। उन्हें विमान को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता, और जैसे ही वे नजदीक आते हैं, समूह मुद्रा बनाते हैं। खिड़की पर एक डाइवर होल की ओर तैरता है, जबकि दूसरा बच्चों को बताने के लिए खिड़की की तरफ आता है कि अब सब ठीक है। अचानक मछली उसके पीछे दिखाई देती है और उसको पता नहीं होता, इसलिए समूह उसे चेतावनी देने की कोशिश करता है। डाइवर पलटकर देखता है और कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब वो विमान को फिर से देखता है तो उसे मछली ने नीचे खींचा और मार डाला। विमान के ऊपर बहुत सारे शोर सुनने के बाद समूह खिड़की से बाहर देखते हैं और डाइवर के पैर को तैरते हुए देखते हैं। दूसरे डाइवर को याद करके बचावक समूह कॉरिडोर को देखते हैं, लेकिन कोई नहीं आता, इसलिए वे मान लेते हैं कि व्यक्ति भी बाहर मर गया है। हेलीकॉप्टर के पास लगभग फ्यूल खत्म हो चुका है, इसलिए उन्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कम से कम उनके पास सीमांकांक्षा है और पूर्व और भी उनके पास वापस आने के लिए तैयार है। आवा को दिखाता है कि अगर दूसरा डाइवर मर गया है तो वे उसका ऑक्सीजन टैंक ले सकते हैं। वो पानी के नीचे देखती है और एक साया को नोटिस करती है, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकती। जेड नजदीक से देखने की कोशिश करता है, कुर्सियों पर खड़े हो जाकर, लेकिन फिसल जाता है और पानी में गिर जाता है। समूह चिंतित हो जाता है क्योंकि वे उसे नहीं देख पाते, लेकिन फिर वह हंसकर ऊपर आता है क्योंकि वह उनका मजाक कर रहा था। हालांकि वह समय पर बाहर नहीं आता और जल्दी ही मछली उसे अपने दांत वाले मुख में पकड़ लेती है। जब जेड मछली के हमले का सामना करता है तो समूह उसके बाहों को पकड़ने और खींचने के लिए नजदीक आता है, जिससे जेड को मछली से दूर और सुरक्षित स्थल में ले जाया जाता है। दुख की बात है कि उन्हें पता चलता है कि जेड एक पैर से वंचित है, इसलिए मार्टी रोसा को पर्दा पीछे खड़ा करके उसे कुछ सीट बेल्ट का इस्तेमाल करके घाव का ध्यान रखता है। मार्टी खून बहने को रोकने के लिए एक टर्निकेट बनाता है और जेड रोना भर देता है जब उसे ये पता चलता है कि वो और कोई ट्रायथलॉन्स में भाग नहीं ले सकेगा। वहां से निकलने का इरादा अभी भी मजबूत है। आवा खुद को स्कूबा सामान ढूंढने के लिए बता देती है। डानिलो हैच खोलता है और उन्हें पता चलता है कि भैया सामान भी भरा पड़ा है, लेकिन आवा फिर भी एक फ्लेयर के साथ डूब जाती है। वो क्षेत्र में घूमती है, अनजाने में ये भूल जाती है कि कुछ और भी बाइक के पीछे तैर रहा है। अंत में वो स्कूबा सामान ढूंढ लेती है, लेकिन अचानक एक समुद्र टटोला उसे डराता है। उसी समय फ्लेयर बुझ जाता है। दूसरे लोग चिंता में आने लगते हैं जब वे कोई रोशनी नहीं देखते, लेकिन खुशी की बात है कि जल्दी ही आवा सामान लेकर लौट आती है। समूह दबे को खोलें और पता चलता है कि वो डाइविंग सूट्स और मास्क हैं, लेकिन उस समय सिर्फ 4 हैं। वे सुनते हैं कि कुछ विमान पर मार रहा है और खिड़की को देखने के लिए जल्दी से दौड़ते हैं, लेकिन कोई डाइवर नजदीक नहीं है, इसलिए यह मछली ही होगी। जब वे फिर से मुड़कर देखते हैं तो जेड तब तक मर चुका होता है। एक बेबस आवा छठी की दबाव को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन मार्टी उसे पीछे खींच लेता है, उसे सच्चाई को देखने पर मजबूर करता है। अचानक हवाई जहाज फिर से नीचे स्लाइड होता है, लेकिन इस बार ये जल्दी से रुक जाता है क्योंकि कॉकपिट टूट जाता है और एक कुंडा का काम करता है। पानी तेजी से उठ रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी से बाहर निकलना होगा। गुलाब की मस्ती भरी बात याद करके वे अपने मास्क से छोटे ऑक्सीजन कनस्तरों का प्लान बनाते हैं ताकि मछलियां पर बबल बना सकें। ऐसे बड़े फासले तैरने का भी मामला है और काइल टूट जाता है, अपने बचपन की दुर्घटना का कन्फेशन करते हुए जो उसे बर्बाद कर दिया और उसे एक बुरा तैरने वाले बना दिया। हालांकि आवा और रोज के सहारे वादों से वाह या कोशिश करने के लिए राजी हो जाता है।
तब आवा पानी में ज्यादा गहराई तक जाने के बिना जितनी भी ऑक्सीजन मास्क मिल जाती हैं वो एकत्र करती है। मछलियां अब भी हवाई जहाज को मार रही हैं और छत धीरे धीरे फंसने लगी है। समूह तैयार हो जाता है और माउरी एक ऐसी शख्सियत बनने को राजी हो जाता है जो बिना सूट के होगा। उसकी उम्र के कारण वह सबको सिर्फ धीमा कर देगा। जेड को आखिरी अलविदा कहकर बच गए लोग पानी में उतरते हैं, जिनका नोटिस करते हैं कि हवाई जहाज धीरे धीरे फिर से स्लाइड होने लगता है। अचानक कॉकपिट पूरी तरह से टूट जाता है और घाट का अंदर गिर जाता है, मतलब जहाज जल्दी ही गिरने वाला है। शहीद अवा से कहती है कि पहले जाए और रोजा को साथ ले जाए। लड़कियां कॉरिडोर में तैरने लगती हैं, लेकिन उन्हें एक मछली से ब्लॉक किया गया मिलता है, इसलिए वे तुरंत एक ऑक्सीजन कनस्तर को खोलकर इस्तेमाल करने लगती हैं। जब रास्ता साफ होता है वे आगे बढ़ते हैं और जल्द ही काइल और डैनिलो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। शहीद नौजवानों को जाती दिखती है, जबकि पानी हवाई जहाज के अंदर बढ़ता जा रहा है और उसको पता होता है कि वह इसे नहीं कर पाएगी, इसलिए वो पीछे रह जाता है और अपने पति से मिलने का इंतजार करता है। उस पल में काइल घबरा जाता है और बाईं ओर हवा की छोटी जेब में अपना सिर रखने के लिए वापस तैरता है। डैनिलो उसके लिए वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक एक शार्क सामान की पकड़ से बाहर आती है और काइल पर हमला करती है, उसे खा जाती है। कुछ ही सेकंड में भयभीत डैनिलो रोजा और अवा से मिलने के लिए तैरता है, जो मृत गोताखोर को ढूंढते हैं और उसका टैंक ले लेते हैं ताकि वे अपने फेफड़ों को भर सकें। फिर एवा टैंक के साथ छेद के माध्यम से रोजा और डैनिलो को भेजती है, लेकिन जब वह भी निकलने वाली होती है तो एक शार्क उसका रास्ता रोक देती है। एवा वापस तैरती है और जम जाती है, इसलिए शार्क उसे देखे बिना अंदर तैर जाती है, हालांकि उसकी पूंछ उसके मुखौटे को छीन लेती है। तब एवा को पता चलता है कि छेद से और अधिक शार्क आ रही हैं, इसलिए वह सामने की ओर तैरना शुरू कर देती है। उस समय विमान तेजी से गिरने लगता है और पानी का दबाव उसे हिलने से रोकता है, पर भगवान की कृपा से आवा कुर्सियों की कस के पकड़ लेती है और उनके बीच से निकलकर जैसे ही हवाई जहाज गढ़ में गिरने से पहले बाहर निकल जाती है। अब आवा ऊपर की तरफ तैरने लगती है, हालांकि जल्दी ही उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है और वह बेहोश हो जाती है। उसका शरीर तैरना बंद कर देती है, लेकिन भगवान की कृपा से उसे ऊपर धकेलते हैं और जैसे ही वो ऊपर पहनती है वह सांस ले लेती है और तुरंत जाग जाती है। एवा चिंतित हो जाती है जब वह दूसरे को नहीं देखती, लेकिन उसका समय हेलीकॉप्टर आता है और उसे अंतः पानी से बाहर निकाल देता है। दानिलो और रोजा को पहले से ही बचा लिया गया है, और जब रोजा अपनी दादी के बारे में पूछती है तो अवा उसे बुरी खबर देती है। रोजा अपने दादा दादी को अंतिम अलविदा के रूप में अपने प्यारे आलीशान को पानी में फेंक देती है। फिर आवा के गोदी में सो जाती है। सदस्यता लेना और सूचनाएं चालू करना सुनिश्चित करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।